नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्रैक्टिस बैच ये स्टार्ट किए हुए हैं और आज ज्योग्राफी की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। वैसे हम लोगों ने सारे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो वो जाकर वीडियो देखें, क्योंकि पहले से देखेंगे तो कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर रहता है। ठीक है, तो आज हमारा फिर भी कुछ नदियों वाला सेक्शन है, इंडिया की जो नदियों वाला सेक्शन है, उस नदियों वाले सेक्शन पर हमको गौर करना है। ठीक, आज आप पहली बार आए हैं। अरे अब क्या हो, चलिए कोई बात नहीं, आपको फिर भी समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। ये आपके सामने एक नदी है। एक ही नदी है, ज़्यादा है? ज़्यादा लग रही है? अरे तो कई नदी हैं। ये गोदावरी बेसिन है, गोदावरी बेसिन है। जो गोदावरी नदी है, मैं आपको एक बार इंडिया का नक्शा बना के दिखा देता हूँ। अब ये हंसना तो है नहीं, बिल्कुल मत हंसना है। अभी अब हम इतना कर लेते हैं और ये नीचे से बना लेते हैं, बीच वाला आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी बहती है महाराष्ट्र के, इससे निकल करके महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नोट करते चल रहे हैं आप, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये होती है गोदावरी। ठीक, और यहाँ से जो नदी निकलती है इसकी हमने चर्चा की थी। और ये कौन सी है अपनी बहुत फेमस वाली, वो कौन सी है? गंगा नदी है ना। तो ये है गंगा जी अपनी, जी लगा देते हैं। इतनी इज्जत तो बनती है। क्यों बनती है भाई? पूरे मैदान की जनसंख्या को पाले हुए हैं। इंडिया की आधी सी जनसंख्या गंगा नदी पर निर्भर है कि नहीं? हाँ, धार्मिक और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गंगा नदी जैसी इंपॉर्टेंट कोई दूसरी नदी है नहीं। दूसरे नंबर पर जो नदी बताई हमने आपको, वो बताइए गोदावरी, जो दक्षिण भारत में बहती है। यानी यहाँ से ऊपर जो नदियाँ बहती हैं वो सब उत्तर भारत की हैं, और यहाँ से नीचे बहती हैं वो सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की नदियों में जो गोदावरी नदी है वो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है वो, ये आपको ध्यान रखनी है, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। और पूरे भारत की देखा जाए तो पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जितना महत्व गंगा नदी का उत्तर भारत में है, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, उतना ही महत्व गोदावरी का दक्षिण भारत में है। यदि आपने कभी तेलुगु फिल्में देखी हो तो गोदावरी तेलंगाना से होकर निकलती है। तेलुगु फिल्में देखी हो तो गोदावरी की क्या पूजा की जाती है ज़बरदस्त तरीके से। तो इसका मतलब है गोदावरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और गोदावरी नदी गंगा नदी की तुलना में बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण उत्तर भारत से या हिमालय से भी पहले हुआ है। तो जिसका निर्माण पहले हुआ होगा, अगर वहाँ नदी बह रही है तो वो ज़्यादा पुरानी होगी। अगर गंगा नदी हिमालय से निकल रही है तो फिर गंगा नदी का उद्गम बाद में हुआ होगा, बाद में उदय हुई है। लेकिन महत्व गंगा जी से कम नहीं है, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ऐसा है क्या? नहीं, हम बात जो बोलने वाले वो बात ध्यान से सुने। मिटाया इसलिए है क्योंकि ये जो गोदावरी नदी है इसे कहते हैं दक्षिण गंगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है। दक्षिण गंगा, इसे कहते हैं बूढ़ी गंगा। हाँ, इसे कहते हैं वृद्ध गंगा। हाँ, मतलब बात तो वही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर आपने तो बूढ़ी बताई थी, वृद्ध तो बताई नहीं थी। तो ध्यान रखें, हाँ, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ये गोदावरी नदी है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल गोदावरी नदी है। ठीक है, और देखें, और गंगा नदी जितनी उत्तर भारत में पवित्र है उतनी ही गोदावरी दक्षिण भारत में पवित्र है। एक बात और समझे, देखो यहां ये जो नदी है ना, ये यहां जो सोर्स है, ये पूछा जाता है कभी कभी, तो ये है बेटा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है और ये महाराष्ट्र में है। इस महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। हाँ, बड़ी ही मजेदार बात,
ये जो प्रवरा नदी दिख रही है ना, प्रवरा दिख रही है, इतिहास में ले चले। चलो इतिहास वाले सर ये नहीं कहें कि हमारा इतिहास पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी ले चलते हैं, लेने में क्या ज़्यादा दिक्कत है, ले चले। ये प्रवरा नदी वही नदी है जो गोदावरी की सहायक है, और इस पर ये डैम बना हुआ है, वो मूला डैम। ये बहुत पूछा जाता है कई बार, मूला डैम, ठीक है, जो प्रवरा पर है। अगर प्रवरा ऑप्शन में नहीं मिलती है तो फिर आप गोदावरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रवरा नदी है वो किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। प्रवरा नदी के किनारे पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल दायमाबाद स्थित है। दैमाबाद या दायमाबाद सुना है कि नहीं? हाँ, सबसे दक्षिणतम स्थल यही है। बात क्लियर है? और इसी गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, पता है? जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे है? इसी गोदावरी नदी के किनारे है। तो नासिक कहाँ है? नासिक इधर कहीं है कि नहीं? कोई नहीं था तो यही कहीं, हाँ मान लेते यही है, कहीं कहीं है ना, कोई नहीं। नासिक में कुंभ का मेला लगता है, बस आप याद रखें, इसमें दिन नहीं रखा है। और नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। मैंने आपको इतनी और इन्फॉर्मेशन दे दी। एक नदी प्रवरा हो गई, इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। दूसरी नदी देखें, ये पूर्णा लिखी हुई है, ये भी इसकी सहायक है, ठीक। और ये धारणा लिखी हुई है, धरना या धारणा, जो भी कभी धरना बोलते हैं, तो ये भी इसी की सहायक है। तो कितनी सहायक हो गई? प्रवरा हो गई, पूर्णा हो गई, धरना हो गई। नाम नोट करते चलें, मजाक नहीं कर रहे हम, ये बहुत जरूरी है, पूछी जाती हैं, ठीक है। कौन सी सर? देखो, प्रवरा नदी पर मूला डैम है, धरना नदी, पूर्णा नदी, ये सब सहायक हैं। और देखो ये मंजरा नदी, ये मंजरा नदी, ये भी गोदावरी की सहायक है, मंजरा रिवर। ठीक, ये भी गोदावरी की सहायक थी। चलिए, मतलब है भी अभी भी। अब एक बात ध्यान रखना, ये देखो एक यहाँ डैम दिख रहा है आपको, निजाम सागर। ये जो डैम है निजाम सागर, ये वास्तव में गोदावरी की मंजरा नाम की नदी की सहायक नदी पर है। अगर मंजरा ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाएंगे क्या? गोदावरी। यानी अगर किसी मुख्य नदी की सहायक नदी पर कोई डैम है और मुख्य नदी ऑप्शन में नहीं है, सॉरी सहायक नदी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर मुख्य नदी पर लगाएंगे, ठीक है। जैसे नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा, तवा पर है तवा डैम, लेकिन आंसर में तवा कभी मिलता ही नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं? फिर नर्मदा लगाते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? एक बात और हम आपको बता दें, आपने एनडीए सुना है कभी? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का जो एग्जाम होता है। और यहाँ आपको नागपुर दिख रहा है, ये नागपुर है इस बेनगंगा नदी के किनारे पर। बेनगंगा भी इसी की सहायक है। देखो, वर्धा सहायक है, पेनगंगा सहायक है, वेनगंगा सहायक है, और जो नागपुर है वो इसी बेनगंगा नदी के किनारे पर है, और नागपुर में ही एनडीए का मुख्यालय है। नागपुर में ही एनडीए का मुख्यालय है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ये लिख लेना सब, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक हैं। किसकी सर? गोदावरी की ही तो सहायक हैं। हाँ, कुल मिलाकर ऐसे समझो आप। कैसे समझो? अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे, इतना ही ठीक है। ऐसे समझो जैसे बारात लेके कभी गए हो कहीं? वाह, बारात अगर बारात लेके कहीं गए हैं तो दुल्हन के साथ कई सारी लड़कियां भी आती हैं। हाँ, तो ये ठीक वैसे ही है। ये गोदावरी है फिलहाल दुल्हन, और बाकी जो नदियां हैं छोटी छोटी, ये इसकी सहेली हैं। चलो हम भी चल रहे तुम्हारे साथ। तो मुख्य रूप से कौन है? गोदावरी, बाकी इसकी सहेलियां हैं, ठीक है। हाँ, तो एनडीए वाला लिख लिया। एक बात और, एक और डैम यहाँ आपको दिखाई देना चाहिए लिखा हुआ, वो है श्रीराम सागर। तो श्रीराम सागर भी किस नदी पर है? फिर गोदावरी नदी पर, ठीक है। हाँ, एक बात और सुने, यहां आपको इंद्रावती दिख रही गई? जी सर। इंद्रावती। यस सर। अच्छा, एक सवाल बताओ, इंद्रा और इंदिरा, क्या अंतर है इन दोनों में?
अब ये नहीं कहना सर एक दुल्हन एक सहेली है, नहीं, नीचे वाला सही है, सही दोनों ही सही हैं भाई, लिख सकते हैं इसको सर, शुद्ध दोनों हैं, लिख सकते हैं इसको। अंतर है दोनों में। हाँ इंदिरा, एक इंदिरा, एक इंदिरा। हाँ, मुझे इस इंद्रावती से ध्यान आ गया तो इसलिए मैंने पूछ लिया। इंद्रावती नदी भी गोदावरी की सहायक है। देखो ये इंदिरा नहीं है, ये इंदिरा है, इंदिरा नहीं है, ये इंदिरा है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक है, छत्तीसगढ़ में बहती है, और सबरी भी गोदावरी की सहायक है, इंद्रावती भी है। और इंद्रावती के नाम पर तो छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क, ध्यान रखना इस बात को, है कि नहीं? और ये पूछा भी गया है छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है, उसका नाम है चित्रकूट। बहुत बड़ा जलप्रपात। हाँ, इंडिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट। चित्रकूट सबसे चौड़ा जलप्रपात है इंडिया का, चित्रकूट, जो छत्तीसगढ़ में है। और इसीलिए इस जलप्रपात को इंडिया का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल, भारत का नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं इसे भारत का, चित्रकूट जलप्रपात को जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। वैसे नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ दुनिया में? हमने वो फिंगर लेक बताई, ग्रेट लेक्स, यूएसए बताई थी, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी, ऑन्टारियो बताई थी ना। ये जो नदियां हैं ये सेंट लॉरेंस नदी से होकर के अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। हाँ सॉरी, ये 5 झीलें हैं जो वो सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से झीलों का पानी जाता है और अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। तो अरे अभी तो बहुत है, और भी सहायक हैं। ये तो मैंने बहुत कम बस खुद का फिगर नहीं दिया है, ये नॉर्मली फिगर उठा लिया है। अगर हमारा खुद का फिगर होता फिर ज़्यादा हो जाती। जो सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है वो भी। तो नियाग्रा जलप्रपात, जो नियाग्रा वाटरफॉल है, नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। नियाग्रा वाटरफॉल वहीं पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर। तो नोट करके लिख लें कहीं कि नियाग्रा, हाँ लिख लिया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अगर आप इंदिरा का मतलब नहीं समझे हैं तो हम समझा देते हैं। अच्छा, इंद्र का मतलब क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? जोर से बोलो, कुतिया बोलने में क्या दिक्कत है? कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुतिया। ऐसे ही इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्रा। इसलिए इंद्र की पत्नी का नाम इंदिरा है। और ये जो इंदिरा है, ये इंदिरा है लक्ष्मी जी का नाम। बात समझ में आ गई? हाँ, ध्यान कहीं लिख लो, ये पूछा जा सकता है। हम फालतू की बात नहीं करते कभी भी। क्या मिटाने को क्या है? लो, ये इंदिरा है, इसका नाम इंद्र की पत्नी है ये, और ये है इंदिरा, तो इसका नाम है लक्ष्मी मैया, मतलब लक्ष्मी जी हैं ये। ठीक है, जिनकी अभी बात केजरीवाल जी कर रहे कि लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए नोट पर, जिससे कि भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं केजरीवाल जी के दिमाग में कहाँ से आएगा। बस पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन कभी कभी मूर्खों जैसी बात भी कर ही लेते हैं, सबसे होती हैं। खैर चलिए आगे और देखें, एक बात और देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, जो अभी अभी शुरू किया गया है गोदावरी नदी पर, पोलावरम प्रोजेक्ट वो किस नदी पर है? तो इसी गोदावरी नदी पर है, इसका नाम लिख रहे हैं आप, पोलावरम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? पोलावरम, POLAVARAM, पोलावरम प्रोजेक्ट, POLAVARAM, पोलावरम। ठीक, तो ये हुआ कुल मिलाकर गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, जो महाराष्ट्र में है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। प्लीज नोट इट, ध्यान दें इस बात का। क्या मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ध्यान दें। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। वहीं लिख लो नोट करके। हाँ, दक्षिण भारत की गंगा, इन शब्दों का अंतर है सिर्फ। अगला देखो हमारे पास क्या है। ओ हो, लूनी नदी आ गई। कौन सी नदी है? मेरा ख्याल तो लूनी ही होनी चाहिए। हाँ देखो, ये लूनी नदी यहाँ से निकलती है, अजमेर से।
ठीक, यहाँ से निकलते हुए ये ऐसे ऐसे आ रही है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है, लूनी नदी सागर में गिरी नहीं रही है, बल्कि कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। कच्छ के रण, आपने कभी ये नहीं सुना कि रण क्या है? नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, रण माने क्या होता है? यहाँ ये कच्छ के रण है। स्पेलिंग बता देता हूँ ध्यान से। ये कच्छ के रण है, RANN है स्पेलिंग। रण माने मैदानी क्षेत्र। वेरी गुड। और क्या बताएगा? देखो, एक तो वो रण है जो युद्ध कहलाता है, यहाँ वो रण नहीं है। ये रण वो क्षेत्र है, यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि रण क्या है तो आप बताएंगे सागर के पानी युक्त नमकीन दलदली भूमि। सागरीय जल युक्त, क्या बताएंगे? सागरीय जल युक्त नमकीन दलदली भूमि। तो नमकीन होगी तो इसमें मिर्च नहीं होगा, इसमें सिर्फ नमक होगा। ठीक है, ये सोच लें कि नमकीन में तो सर मिर्च भी होती है। सागरीय जल युक्त नमकीन दलदली भूमि, सागरी जलयुक्त नमकीन दलदली भूमि, ये कहलाता है रण। तो कच्छ का रण मतलब कच्छ में, गुजरात कच्छ जिले में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? कच्छ का रण। बस। अगर छोटी भूमि है तो उसे बोल देते हैं लिटिल रन, अगर बड़ी भूमि है तो बोल देंगे ग्रेट रन। बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए हमने इतना सा देख लिया है। और देखें, जो लूनी नदी है ये खारी नदी है। हकीकत में ये खारी नदी है नहीं, हो जाती है। जैसे कुछ लोग गंदे होते नहीं हैं, हो जाते हैं। ठीक, ये जो होता है, जो लूनी नदी है, ये यहाँ से यहाँ तक आधे रास्ते तक मीठा पानी है। इसमें कोई कहे कि लूनी नदी पूरा खारी है तो 2 थप्पड़ लगाना पहले। बट तो क्या बकवास कर रहे हो? लूनी नदी पहले मीठी है, फिर नदी चलती रहती है तो फिर बॉलीवुड वाला गाना याद आ जाता है इसको, बोले ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। तो फिर नमक कहता है हमको भी ले लो, फिर इसके साथ नमक मिलने लगता है धीरे धीरे, और आते आते आधे रास्ते तक पूरी क्या रहती है? खारी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, जब एक नदी मीठी से खारी हो सकती है तो एक व्यक्ति क्यों नहीं बदल सकता? बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? समय बदलता है, स्थितियाँ बदलती हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि तुम तो बड़े बेवफा थे, वो खराब लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलते हैं लोग, बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? हाँ, तुम नहीं बदलना देंगे, ठीक से पढ़ो। पानी का स्रोत कहाँ से? हाँ, पानी का स्रोत ये अजमेर में एक झील है, वहाँ से है। जो वो कुछ प्रॉपर, मुझे नाम, उसको कोई प्रॉपर नाम नहीं है, इसलिए वो जो क्षेत्र है, जैसे ये व्यावर क्षेत्र लिखा है ना, इसी के नाम पर है झील का नाम। ठीक, जो अजमेर में ही है, यहीं से निकलती है। चले आगे। राजस्थान में। हाँ, कहाँ है सारी नदियाँ? लूनी नदी बताई है सिर्फ। नहीं, अरे नहीं, ये तो हम बता सकें, पहले ही बताए हैं। देखो, जो लूनी नदी है उद्गम राजस्थान में होता है, लेकिन आती है गुजरात के कच्छ में जाकर के, तो गुजरात के कच्छ में खत्म हो जाती है, सागर में गिरती नहीं है। जी सर, गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है। हाँ, नहीं, बॉर्डर से काफी दूर है, बॉर्डर नहीं है। ठीक है, बॉर्डर। हाँ। तो आगे चलिए, इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी आती है ऐसे करके, और उस सहायक नदी का नाम है जवाई। कौन सी नदी? जवाई। अवाई, सवाई, जवाई, खवाई, मवाई, जहाँ भी मिल जाए समझ लो राजस्थान की चीज़ें हैं वो। हाँ, तो ये सब जवाई हैं। ये इस जवाई पे एक जवाई डैम बनाया गया है, तो जवाई नदी के नाम पर वो क्या है, जवाई डैम बनाया गया है। मुझे एक डैम का नाम याद आ रहा है जा से, जो गोदावरी पे ही है, और वो है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पर है। डैम और नदियों से सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चले। ओहो हो, अब कौन सी नदी आ गई? कृष्णा। कृष्णा नदी का नाम है या किसी और का नाम है? नदी का नाम है। अच्छा, ये कौन सी नदी है? देखो, कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर है। ये जो कृष्णा रिवर है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र के जिस पहाड़ी से निकलती है, जिस पहाड़ी से यहाँ निकलती है, उस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर। तो आपको अगर ध्यान नहीं रहे ना, तो देवताओं, भगवान, इन सब के नामों से निकलती हैं ये सब की सब। गोदावरी
कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा महाबलेश्वर, है ना। और जैसे कावेरी होगी तो वो कहाँ से आएगी? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से आती है वो। ठीक है, चलिए अब इसकी आपसे सहायक बाई चांस पूछा जाए, सहायक नदियां अगर पूछी जाए तो गौर करना कौन कौन सी सहायक है। महाबलेश्वर से निकलती है और सहायक कौन सी है आपको नोट करती जानी है। एक सबसे बड़ी जो प्रमुख सहायक है वो है भीमा। नंबर 1 भीमा, नंबर 2 कोयना, ये वाला कोयना, हाँ कोयना, कोयना नहीं, कोयना, इसी पर कोयना डैम बना हुआ है। ठीक, और देखें तुंगभद्रा, तीसरे नंबर की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा, इसी पर तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। लेकिन तुंगभद्रा डैम कहाँ है? महाराष्ट्र में नहीं है ये, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में है। कौन से टक में है? कर्नाटक में। कर्नाटक बेचारे हमेशा बोलता रहता है कर्नाटक। जो तुंगभद्रा नदी है ये भी 2 नदियों से मिलकर के बनती है, एक का नाम है तुंग और दूसरे का नाम है भद्रा। इसी पे है तुंगभद्रा डैम, और ये तुंगभद्रा डैम कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे देखें, ये जो श्रीशैलम है, श्रीशैलम डैम है, ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो श्रीशैलम डैम लिख लें, ये कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम डैम कृष्णा नदी पर है। और देखो ये नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम भी कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। अब कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर डैम जो है वो किस राज्य में है? तो किस राज्य में होगा ये? इधर तक तुमको ये हैदराबाद कहाँ दिखेगा? ये हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद गुजरात में है। इतने तेजस्वी लोग कहाँ से आते हैं? नहीं, आपको पता है आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बट गया है, तेलंगाना है, तेलंगाना हो गया है, और तेलंगाना की राजधानी क्या बनी है? हैदराबाद। तो फिर ये जो नागार्जुन सागर डैम है ये कहाँ होना चाहिए? तेलंगाना में। तेलंगाना में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। मूसा समझते हैं? मूसा क्या होता है? चूहा। हाँ, जो छोटी चूहा हो तो उसे बोलते मूसी। हाँ मूसी, हाँ आप सही बोल रहे हो। तो ये जो मूसी रिवर है वो हैदराबाद उसी के किनारे पर है, और मूसी रिवर भी वास्तव में इसी कृष्णा की सहायक है। ठीक, और जो इस कृष्णा नदी के किनारे पर ही है विजयवाड़ा शहर। ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर कृष्णा नदी के किनारे पर है, तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे पर ही है। ये कावेरी नदी है, और ये कावेरी नदी निकलती है इधर कर्नाटक में एक पहाड़ी है, इसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में, कर्नाटक का जिला है कोडागु। हाँ, बहुत डीप में जाएंगे नहीं ना, चक्कर ये है क्योंकि वो आएगा भी नहीं वनडे में, उतना कितना आएगा। ब्रह्मगिरी, हाँ अब ठीक है। अब देखो क्या बता रहे थे हम, जो मैसूर है इसी कावेरी नदी के किनारे है। देखो मैसूर कावेरी नदी के किनारे है। और देखें जो काविनी नदी है, काविनी इसकी एक सहायक है। नंबर 1 सहायक इसको मान लेते हैं, काविनी इसकी सहायक है। कावेरी नदी पर एक डैम है, होने को तो कई हैं। यह है कृष्ण राजा सागर। कृष्ण राजा सागर कावेरी नदी पर ही है। जो सबसे अधिक बार पूछा जाता है वो है मैट्टूर डैम। ये ऐसे लिख लें, मैट्टूर डैम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि कावेरी नदी पर कौन सा डैम है, तो ये मैट्टूर डैम, ध्यान रखना है मैट्टूर। हम आपको एक बात और बता देते हैं। कौन सी बात बता देते हैं? ध्यान से सुनना। कभी कभी कावेरी नदी जल विवाद पूछ लिया जाता है। कावेरी नदी के ऊपर जल में विवाद हो जाता है। अच्छा, कावेरी नदी के जल पर विवाद होगा क्यों? कोई कारण है क्या? क्यों विवाद क्यों होगा बताइए?
विवाद क्यों हो सकता है? हाँ, तो पानी को लेकर के क्या कहेंगे? क्या मतलब ये लोग क्या कहेंगे, ये बताओ बस। सर अध्यक्ष के बारे में हमारी स्टेटमेंट चल रही है, रोक लेंगे सर। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल। कर्नाटक कहता है कि कावेरी हमारे यहाँ से निकलती है, पानी हमको चाहिए। तमिलनाडु कहता है कि भाई यहाँ तो चेन्नई पूरी प्यासी है। चेन्नई को ब्लैक सिटी बोलते हैं इंडिया का। उसका अरे काली नहीं है, अरे नहीं काले लोग होने तो वो काला शहर नहीं है। ब्लैक सिटी उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका पानी सूख गया है, और जब किसी तालाब में पानी ना हो तो वो क्या लगेगा? अंधेरा अंधेरा, ब्लैक ब्लैक। इसीलिए इसका नाम चेन्नई का ब्लैक सिटी हो गया। अंडरग्राउंड वाटर सूख गया चेन्नई का। तो तमिलनाडु वाले कहते हैं भाई पानी हमको दे दो। कर्नाटक कहता है नहीं, हम नहीं देंगे, हम कम देंगे, पहले हमको चाहिए। केरल वाले कहते हैं हमारी भी तो सुन लो। तो ये कुल मिलाकर के जिन जिन राज्यों में कावेरी बहती है उसी में कावेरी का विवाद हो जाता है। तो किस किस में? कर्नाटक में विवाद होता है, और किस में? ये तमिलनाडु है, कहाँ गया ये रहा तमिलनाडु, और इसमें केरला में, ठीक है। तेलंगाना वाला नहीं, वो इधर वो नहीं करते हैं, ठीक। अब एक बात और जाने, ये जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी पर ही हमने एक जलप्रपात बताया था, आपको याद आ रहा है क्या? शिव समुद्रम बताया था कि नहीं? शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। और इस कावेरी नदी के किनारे ये शहर है जिसे बोलते हैं तंजौर या तंजावुर। दिख रहा है ये तंजौर या तंजावुर, ये तो मिट गया इससे, लो तंजौर या तंजावुर। और जो चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर है वो किस शहर में है? इसी तंजौर में है। और इसीलिए इस तंजौर को क्या बोलते हैं? इस तंजौर को बोलते हैं बेटा मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। अच्छा, तंजौर में ही है, हाँ बिल्कुल तंजौर में ही है बृहदेश्वर मंदिर। तो चलिए, ये तो हुई कावेरी की बात। और दो सहायक नदी का नाम और लिख लीजिए कावेरी का। उनमें से एक तो कावेरी का नाम तो हो गया, एक का नाम लिखो लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ, हाँ लक्ष्मण तीर्थ सहायक नदी है। एक और लिख लो हेमवती या हेमावती। ये जो है ये है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बता चुके हैं आपको, क्या बताया है? कई बार पहले भी बता चुके हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी इस तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत। और तिब्बत में एक झील है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर। तो मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं नहीं भारत के लोग, कैलाश पर्वत पर, तो मानसरोवर होके जाते हैं। मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है, उसका नाम है, ध्यान से सुनना, चेमा युंग डुंग। क्या है? चेमा युंगडुंग या आंगसी, चेमा युंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर, यानी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और जिस ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर मतलब बर्फ का बड़ा सा पहाड़ जो पिघलता रहता है, बहता रहता है, उसे बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है। हाँ, तो उसमें उसका नाम है चेमायुंगडुंग या आंगसी। तो वहां से निकलती ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जिस नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है? यारलुंग जांगबो। क्या है? यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। तो अगर आपको इसका नाम याद करना हो तो अपने किसी दोस्त का नाम रख लो, उसका क्या बोले, यारलुंग जांगबो। एक दो बार उसे बोलोगे तो याद हो जाएगा। दो चार बार तो पूछ ही लेगा, भाई गाली दे रहा है या नाम ले रहा है, मतलब बोल क्या रहा है, तो आपको भी याद हो जाएगा। याद करने के कई तरीके होते हैं, है ना, बस आप तो याद करनी है थोड़ी सी। तो ये है यारलुंग जांगबो। ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो एक गॉर्ज से बहती है, उस गॉर्ज का नाम है नामचा बरबा। और नामचा बरबा अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश यानी ARP, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरबा। और उसी के नाम पर एक घाटी का नाम पड़ा है, सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कई बार पूछी गई है नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी नामचा बरवा चोटी के नाम पर क्या पड़ा है, यहाँ पर एक घाटी है, उस घाटी गॉर्ज है एक्चुअल में, वो मतलब घाटी जब छोटी होती है, नई नई घाटी होती है तो गॉर्ज बोलते हैं, थोड़ी और गहरी होती है तो फिर से कैनियन बोल देते हैं। जैसे ग्रांड कैनियन, ये नोट करके लिख लो कहीं भी, जो ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन CANYON, अब ये नहीं कहना सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, कहेंगे तो नहीं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ग्रांड कैनियन, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी भी हिंदी में ही पढ़ते हैं। ग्रांड कैनियन, ग्रांड कैनियन अमेरिका की एक नदी का नाम है जिसका नाम है कोलोराडो, उस नदी पर है, कोलोराडो नदी पर है ग्रांड कैनियन। आप कॉपी पढ़ के जाइएगा, सवाल सारे बनेंगे ज्योग्राफी के। हाँ, हम क्या दे रहे हैं पता है, मक्खन नहीं, घी, मक्खन को भी तो गर्म करना पड़ता है, घी दे रहे हैं, ठीक है। ग्रैंड कैनियन, तो ऐसे एक नामचा बरवा कैनियन है, वहां से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। लेकिन आपको पता है कि भारत में जब एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र को तब भी ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, तब क्या कहते हैं, जब ब्रह्मपुत्र भारत में एंट्री करती है तब उसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, उसे तब कहते हैं दिहांग या शिवांग, ऐसे कहते हैं, कुछ क्या ऐसे ही कहते हैं, हाँ दिहांग कहते हैं। जब वो यहाँ से आ जाती है और वो असम में एंटर मार जाती है, असम में, हाँ, और इसमें और कई नदियाँ मिल जाती हैं जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, सिकांग, जब ऐसी नदियाँ मिल जाती हैं तब असम में आकर के इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में पड़ता है, पहली बार असम में आकर के पड़ता है, ठीक। और ये हम एक बार बात कर ही चुके थे, जैसे एक था, क्या था, जो उमाद्वीप था वो ब्रह्मपुत्र नदी से बना था असम में, जो माजुली द्वीप था वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो भी ब्रह्मपुत्र से ही बनता है, असम में बनता है, तो असम में आकर के इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको जाननी चाहिए, क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ, वो बात तो बताना जरूरी है, ध्यान से सुनना है। क्या बात है, मान लेते हैं ये, भले ही फिगर को कहीं भाड़ में जाने दीजिए, आप बस ऐसे समझिए कि जब ये नदी आती है बांग्लादेश में तब इस ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है पता है, जमुना, यमुना नहीं, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम पड़ता है जमुना, ठीक। और जब हमारी जो गंगा जी हैं, ये रही गंगा जी, आओ गंगा मैया, ये है गंगा मैया, और जब ये गंगा मैया बांग्लादेश में एंटर करती है तब इनका नाम क्या पड़ता है, बिल्कुल पद्मा, क्या नाम है, पद्मा, ठीक। अब देखो, जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तब ये पद्मा के नाम से बहती हैं और आगे, पद्मा के नाम से। अब ये पद्मा के नाम से मान लीजिए बह रही है पद्मा के नाम से दोनों इकट्ठी, इधर से एक नदी और आ जाती है मेघना नाम से, कौन सी नदी, मेघना नदी आ जाती है मणिपुर से, वो उधर से आके बह के निकल आती है। जब मेघना नदी आती है तो दोनों मिल जाती हैं, देखो इधर से ये पद्मा जा रही थी, ठीक, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही थी, ये मतलब जमुना था जिसका नाम वास्तव में, इन दोनों की मिल के धारा आ रही थी। फिर जब मेघना मिल गई तो फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों बंगाल की खाड़ी में एक ही नाम से गिरती हैं, वो नाम क्या है, मेघना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा किस नदी के नाम से गिरती बंगाल की खाड़ी में, तो मेघना। ब्रह्मपुत्र किस नाम से गिरती है, तो मेघना। मेघना किस नाम से गिरती है, तो मेघना, तो होगा ही होगा। बात समझ में आया, क्लियर है, वेरी गुड। एक पद्मा और जमुना नाम याद रखना, गंगा जी का नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, बस यमुना नहीं, जमुना, ठीक। हाँ, यमुना कौन है, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है, ठीक है, जिसके तट पर बसा है दिल्ली शहर और आपका आगरा शहर। एक में लाल किला है तो एक में है ताजमहल, है कि नहीं, गए हो कभी, अभी उम्र नहीं है जाने की, हाँ बच्चे हो अभी, जाने वाले हैं, मतलब एक ट्रांजिशन फेज में हो। तो ये है आपके सामने यमुना, 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 ये है यमुना।
तो यमुना नदी के किनारे एक शहर तो दिखाया गया है, कौन सा है? पानीपत बसा हुआ है। इसी पानीपत के किनारे इतिहास के 3 फेमस युद्ध हुए हैं, पता है कि नहीं? हल्दी घाटी का हल्दी घाटी में होगा, यहाँ पानीपत का युद्ध होगा। हाँ, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का चौथा युद्ध है, अच्छा तीसरा, अच्छा। तो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का, पानीपत से मुझे युद्धों का नाम ध्यान आ गया, तो मैं सोच रहा था आपको तीनों युद्धों के बारे में बता देता हूँ कौन किसके बीच में हुआ। तो आप नाम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? जो पानीपत का पहला युद्ध है वो कब होता है? 1526 में। वेरी गुड। किस किस के बीच में होता है? बाबर और, वेरी गुड, कौन बोल रहा है? बच्चा बड़ा हो गया है, हाँ, इब्राहिम लोदी। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 में। और ये किस किस के बीच में होता है? अकबर और, अच्छा, अकबर और बाबर के बीच में हुआ है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। बाबर मर गया था 1530 में ही, भाई बाबर तो चले गए थे 1530 में ही, अब अकबर का उसकी आत्मा से लड़ेगा? नहीं, ये हुआ है अकबर और भारत का अंतिम, जिसे जिसे हिंदू सम्राट माना जाता है, उसका नाम क्या है? हेमू। ये 14वां व्यक्ति था और अंतिम व्यक्ति था भारत के इतिहास में जिसने विक्रमादित्य की धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारत के इतिहास में 14 ऐसे लोग हैं, 14 राजा महाराजा हुए हैं ऐसे, जिन्होंने विक्रमादित्य की धारण की थी उपाधि, और ये अंतिम था हेमू। हेमू की आंख में तीर ना लगा होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। हेमू अगर उस हाथी के हौदे में नहीं गिरता तो इतिहास की कहानियाँ, कथाएं कुछ और पलट गई होती। हो सकता है आप नहीं होते और हम नहीं होते, तो फिर क्या होते? कुछ तो होते। तीसरा युद्ध जो बड़ा फेमस है, भारत के इतिहास में बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल 1761। क्या बात है, ये तो मूवी देखी होगी, हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, यानी बहुत तगड़ा वाला युद्ध हुआ था ना। हाँ, तो इस पर तो मूवी बनाई है ना, एक बनी कि नहीं? पानीपत देखा है? पानीपत आधी आधी देखिए, हाँ देख लेना चाहिए कभी कभी। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक। तो पानीपत के युद्ध के बारे में तीनों युद्ध बता दिए आपको, बता दिए कि नहीं? हाँ, जिन लोगों को नहीं पता वो नोट कर लें। हाँ, नहीं तो अकबर को बाबर से लड़वाएंगे ये लोग। नई दिल्ली, जो नई दिल्ली शहर है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है, गंगा के है, यमुना के किनारे है। केजरीवाल ने इस बार एमसीडी के इलेक्शन में क्या कहा था? हम यमुना नदी को साफ करवा देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, लेकिन साफ अभी होगी नहीं। देखो इसका नाम क्या रखा है? एरिया ऑफ डेड रिवर। माय गॉड, यमुना नदी को पानीपत से लेकर के आगरा तक मृत नदी घोषित किया गया है, मरी हुई नदी। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब इसका? नदी मर गई है, नदी मर गई है तो पानी क्यों बह रहा है? नदी में लोग मर रहे हैं। एक बात तो सही है, हम लोग अगर गए नहीं तो फिर क्यों मरेंगे? जो मरे उनको बहा देंगे। अच्छा, उनको बहा देंगे जो मरे हैं। वाह। जो डेड रिवर कहने का किसी भी चीज़ का मतलब ये होता है कि इसमें जो जीव रहते हैं, मछलियाँ और छोटे छोटे जीव तो रहते हैं पानी में, वो जीव मर जाते हैं, जिंदा ही नहीं रह पाते। इतनी ब्लैक हो चुकी है यहाँ नदी, पानी का कलर बहुत काला है। और गंगा और यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? काली नदी। गंगा यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? पर्यायवाची बताओ चलो। हाँ, सूर्य तनया, वेरी गुड। और हैं? कालिंदी, वेरी गुड। हम यही सुनना चाहते थे आपसे। कालिंदी सूर्य पुत्री होने के कारण ऐसे क्या कहा जाता है? कालिंदी और सूर्य तनया, ठीक। और शनि कौन है? शनिदेव इनके, शनिदेव भाई हैं इनके यमुना के, ठीक है। हाँ, कभी उनसे मुलाकात करवाएंगे, और नहीं करो तो ठीक है। शनिदेव से मुलाकात करना खतरनाक है। नई दिल्ली में क्या है आपका फेमस? क्या है? लाल किला। और लाल किला किसने बनवाया? नई दिल्ली वाला।
अच्छा, जिसने ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां। शाहजहां। तो ये किसने बनवाया होगा फिर? शाहजहां। शाहजहां। बस क्या? ये दिल्ली आगरा। हाँ, और आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? पता? ऐसा थोड़ी होता है, हर जगह लाल किला बनवाएगा तो वो लाल नहीं हो जाएगा। आगरा में जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया है। अकबर ने बनवाया है आगरा का लाल किला। और दिल्ली का लाल किला? हाँ, आगरा का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। भाई भाई ध्यान से सुन लो फिर से। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है। सामान्य तो दिल्ली वाला ही पूछता है, अकबर वाला तो कम ही पूछता है। और चलिए खैर इतना ही ठीक है। किसका? यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है, बंदर का नाम सुना है? बंदर की क्या होती है पीछे? पूंछ। तो ऐसी पहाड़ी का नाम है, वो ऐसी दिखती है जैसे बंदर की पूंछ हो। ये बिल्कुल उत्तराखंड में है, यूके, उत्तराखंड। यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद का एक हिस्सा है जिसका नाम है बंदर पूंछ, वहां से निकलती है। क्यों? क्योंकि कैसा दिखता है? बंदर जैसी पूंछ दिखती है इसकी। अच्छा, बंदर की पूंछ होती भी कि नहीं होती है? अच्छा, होती है। वेरी गुड, आपको इतनी सी जानकारी है। हम सोचे कि बंदर की पूंछ नहीं होती है। आगे चलें। एक है ये ग्वालियर। कौन सा शहर है? ग्वालियर। और ग्वालियर में एक स्टेडियम है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वो किस के फेमस है? किसके लिए फेमस है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किसके लिए फेमस है? हॉकी के लिए। वेरी गुड। ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्रिकेट के लिए ही फेमस है। हाँ, मेजर ध्यानचंद के नाम पे तो हॉकी थोड़ी लगा लेंगे। आपको पता है हमारे जो पहले सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम क्या हो गया है? नाम चेंज कर दिया गया उसका। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी रखा करो, ऐसी कभी कभी अखबार में पढ़ लिया करो, गलती से पढ़ लो। कौन कह रहे हैं हम लोग के मन से पढ़ो, गलती से पढ़ लिया करो। चलो अब आगे चलें। फिर यमुना नदी आकर के, और एक बात और, यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल। चंबल अपने बीहड़ों के लिए फेमस है। बैडलैंड टोपोग्राफी जो बताई थी हम लोगों ने, उत्खात भूमि। चंबल अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। और चंबल में ही एक डाकू हुई थी, महिला डाकू, उसका नाम क्या था? फूलन देवी था कि नहीं? हाँ, तो वो चंबल नदी ने क्या किया है कि अपने आसपास के क्षेत्रों को इतना काटा है कि लंबी चौड़ी घाटियां हैं, छिप जाए तो मिलेंगे नहीं। इसलिए जो डाकू लोग होते हैं ना, वो चंबल में छुप जाते हैं। अंधेरे के बाद चलते नहीं है वहाँ लोग, अंधेरे के दिन में नहीं चलते लोग। अभी तो खैर ये है कि सरकार की सुरक्षाएं बढ़ गई हैं, पुलिस तैनात हो गई है, तब समझ लो, नहीं तो चंबल के बीहड़ बड़े खतरनाक हैं। चंबल जो अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य है, यूपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में है चंबल अभ्यारण्य। उस चंबल सेंचुरी में ही घड़ियाल पाए जाते हैं भारत में प्राकृतिक रूप से। घड़ियाल क्या? मगरमच्छ जैसे। मगरमच्छ घड़ियाल में अंतर होता है, लेकिन होते मगरमच्छ जैसे ही हैं। ठीक है। हाँ, तो चंबल सेंचुरी 3 राज्यों में फैली हुई है, ध्यान रखना। जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी में ही जो चंबल नदी है, चंबल नदी इस यमुना में मिलती है इटावा के पास। कहाँ मिलती है? इटावा के पास मिलती है। ये बात क्लियर है? हाँ, तो चंबल नदी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। बाकी यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। यदि आपसे पूछा जाए गंगा की सबसे लंबी सहायक तो भी कौन सी है? हाँ, गंगा की सबसे लंबी सहायक है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना की और 2 हमने सहायक बताई थी चंबल के अलावा, यानी यमुना स्वयं गंगा की सहायक है, और यमुना की भी 4 सहायक हमने प्रमुख रूप से बताई थी। याद आ रहा है कि नहीं? एक का नाम था चंबल, एक का नाम था सिंध, और एक का नाम था बेतवा, और एक का नाम था केन। बताया था कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखो ये सबको। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, क्रम में याद रखना है इनको, हम आराम से बताए हैं। अब चले हम आगे। और आपको पता ही है यमुना कहाँ मिलती है गंगा जी से? यमुना मिलती है गंगा जी से आगरा में, है ना? अब गधो कहीं की इलाहाबाद में मिलती है। यस, मतलब इतना सा पता नहीं है। ये है हमारी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे पर 3 फेमस शहर देखो। कौन कौन सा? देवप्रयाग,
नंबर 2 ऋषिकेश, नंबर 3 हरिद्वार। और पहाड़ों से उतर के गंगा मैया कहाँ पर प्रवेश करती है मैदानों में? इसी हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। ठीक है। और इसे कहा भी क्यों जाता है हरिद्वार? हरिद्वार इसीलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि भगवान का जो घर छोड़ के आती हैं फिर वहाँ से, अभी तक तो भगवान का घर है पर्वतों में, तो वहाँ पर द्वार आ जाता है, तभी तो लिखा है हर की पौड़ी, हर की पैड़ी जो होता है वहीं से बनता है ये। ठीक। उसके बाद गंगा नदी के किनारे फेमस शहर कौन सा है? कानपुर। फिर और उसके बाद गलत, कलकत्ता गंगा नदी के किनारे नहीं है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता है हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हुगली। मैं बताता हूँ, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के 2 वितरिकाओं में बट जाती है। देखो, जब पानी नदियों का आए गंगा जी में तब तो वो सहायक हैं, क्योंकि सहायता कर रही है पानी लाने में, लेकिन जब पानी बांटने में सहायता करती हैं तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, वितरिकाएं। तो गंगा नदी है वो 2 वितरिकाओं में बट जाती हैं, एक का नाम है हुगली और दूसरे का नाम है भागीरथी। तो जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो कौन सी नदी है? ये भागीरथी नदी है। होती गंगा ही, गंगा की धारा है, तो भागीरथी प्रवेश करती है और भागीरथी ही बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है वास्तव में। बात समझ में आया? तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे, जो किसकी वितरिका है? गंगा नदी की है ना। चलिए आगे। ठीक। बाकी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाकी और नदियां दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई यहाँ गिर जाती है। कहाँ? अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके नीचे है एक और नदी तापी नदी, ये मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी गिर जाती है। ठीक है। और ध्यान दें क्या कि नर्मदा नदी के उत्तर में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। और नर्मदा नदी के दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। अब क्या है, एक बात और जाने, ये नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों की दोनों नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी। अब आप सोच रहे होंगे भ्रंश घाटी क्या है, रिफ्ट वैली क्या है? जैसे मान लीजिए, क्या, ध्यान से, ये जमीन है, ये क्या है? ये जमीन है टोटल। इसमें दरार पड़ जाए, दरार पड़ने के बाद ये ऐसे होगी, तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ हिस्सा जो जमीन का जो यहाँ था बीच में जो था वो नीचे खिसक जाता है। तो दरार पड़ने के कारण जो हिस्सा नीचे खिसक जाता है वो कहलाता है भ्रंश, और उससे जो घाटी बनती है वो क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी। अगर बीच का हिस्सा खिसक जाए नीचे की ओर तो गड्ढा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसी ऐसी ही घाटियों में बहती हैं ये नर्मदा और ताप्ती। और इधर उड़ीसा की एक नदी होगी, तो कभी कभी पूछा जाता है ये। ठीक। और हमने ये तो बताया ही है कि जो अरब सागर में जो भी नदियां गिरती हैं भारत की, जितनी भी नदियां हैं भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं, वो सब डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी। डेल्टा एक भी नहीं बनाएगी, चाहे नर्मदा हो ताप्ती हो। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? जहां खारा जल और मीठा जल मिलता हो। सवाल पूछा गया है, एक बार हमने बताया भी है। ठीक। तो एस्चुरी बनाती हैं, चाहे वो कोई भी नदी हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, पेरियार हो, साबरमती हो, कोई भी हो, माही हो। और एक बात और है, मैं और बता देता हूँ। क्या बता देते हैं? जो यहाँ पर जो माही नदी है ना, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नोट कर लो इसे, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। देखो, हम जो पद्मा बता रहे थे आपको, ये रहा पद्मा, नाम लिखा हुआ है पद्मा। ठीक। और ये उड़ीसा की महानदी है, और महानदी पर उड़ीसा की महानदी की एक सहायक नदी दिखाई गई है यहाँ, तेल। देख, गोदावरी की सहायक दिखाई गई है, इंद्रावती, बड़ी बड़ी नदी दिखाई गई हैं। और ये जो महानदी है, महानदी पर उड़ीसा में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड। बताया कि नहीं हमने? ये भारत का सबसे लंबा डैम है और मिट्टी का बना हुआ है, हीराकुंड डैम। मिट्टी का, हाँ मिट्टी का बनाया गया है। कितनी मिट्टी डाली गई होगी, सोच के देखो। संभव कार्य को क्या, असंभव कार्य को क्या कर देते भारत के लोग? संभव।
बिल्कुल सही बात है। ये है नर्मदा रिवर, देखें हमने बताया था ना, देखो नर्मदा नदी पर डैम लिख लो फटाफट। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक छोटी सी पहाड़ियां हैं, ठीक, और अमरकंटक के पास से ही सोन नदी निकलती है जो उधर होकर निकल जाती है, गंगा नदी की सहायक है। अमरकंटक जिस पर्वत पर है उसे बोलते हैं मैकाल पर्वत। क्या क्या बोलते हैं? मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत यानी अमरकंटक, जहां जिस पर्वत पर है, अमरकंटक की पहाड़ियां जिस पर्वत पर है उसे बोलते हैं मैकाल पर्वत। तो कभी कभी अमरकंटक ऑप्शन में नहीं आता तो आप क्या लगाएंगे आंसर? मैकाल पर्वत लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है, 1351 किलोमीटर लंबी है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम है रेवा। क्या नाम है? रेवा। नर्मदा नदी को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अगर नर्मदा नहीं हो तो मध्य प्रदेश प्यासा मर जाए, आधा ब्लैक हो जाए, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमने कुल इतना सा बता दिया। अब इससे पूछे जाते हैं डैम, तो आपको इन डैम के बारे में जानकारी याद करनी है इकट्ठी। अब वो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे भी हुए हैं कुछ। कौन कौन से लिखे हुए हैं गौर से? बरगी परियोजना नंबर 1, नंबर 2 तवा परियोजना, नंबर 3 नर्मदा सागर, नंबर 4 ओमकारेश्वर, नंबर 5 महेश्वर, नंबर 6 सरदार सरोवर, और नवीनतम कौन सा है इनमें से? सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ है? गुजरात के केवड़िया जिले में है। देखो नहीं, नोट कर लो उसे। बरगी परियोजना, तवा परियोजना, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर। और इसी पर हमने 2 जलप्रपात बताए थे, एक सहस्त्रधारा जलप्रपात, एक धुआंधार। जबलपुर के भेड़ाघाट में जो जलप्रपात है धुआंधार, और भेड़ाघाट सफ़ेद संगमरमर के लिए फेमस है, सफ़ेद संगमरमर के चट्टानों के लिए भी फेमस है भेड़ाघाट। ठीक, और एक और बता देते हैं, 1351 किलोमीटर। एक बात और, हाँ, जो मेधा पाटेकर है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बाई चांस यदि आपसे पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो वो है मेधा पाटेकर। अभी विवाद हो गया था, गुजरात के चुनाव में मोदी जी ने मेधा पाटेकर का नाम लिया था। ये वही लोग हैं जो गुजरात वालों को प्यासा मारना चाहते हैं, क्योंकि मेधा पाटेकर ने सरदार सरोवर डैम का विरोध किया है। विरोध करने का कारण ये था कि सरदार सरोवर डैम को अगर बनाया जाता है तो उससे आसपास के जो गांव बसे हैं, बहुत सारे लोग, कम से कम 1.5-2 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, वहाँ से भागना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, और सरकार उनकी ठीक से व्यवस्था नहीं करती है, फिर वो हो जाते हैं बेघर। पहले घर वाले थे, अब क्या हो गए हैं? बेघर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था। और एक बात और है, ये तो तय है कि जब तक हम प्रकृति से एक सीमा तक छेड़छाड़ करते हैं तब तक तो ठीक है। और सिंपल सी बात है, दुनिया में गुब्बारे का नियम लागू होता है, हम कहते हैं उसे गुब्बारे का नियम, बलून लॉ। बलून लॉ क्या है? आप गुब्बारे से तभी तक खेल सकते हैं जब तक गुब्बारे को आप संभाल के रखते हैं। आपने गुब्बारे से ज़्यादा छेड़छाड़ की तो गुब्बारा फट जाएगा, बस गुब्बारा फटा और आपका भी खेल खत्म। इसलिए नेचर से तभी तक खेलो जब तक गुब्बारा ठीक ठाक हो। बात समझ में आया? हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। आगे देखें, पाकिस्तान पहुंच गए, अब ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। सवाल देखो, अब निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो हमने बताया था इसका ऑप्शन क्या है? चांडिल। ठीक है, ये बहुत छोटा सा बांध है, छोटी सी नदी है, ये जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में थी। अगर हम चाहें तो हम आपको बता सकते हैं। देखो ये देखो इधर, ये जो नदी है ना स्वर्ण रेखा, कितनी छोटी सी नदी पूछ लेता है कभी कभी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हालांकि छोटी कभी कभी पूछता है, ठीक, फिर तो ब्रह्मा आ जाएगा तब भी नहीं बनेगा। चांडिल, हंसदेव और जोक नदी, ये
छत्तीसगढ़ में महानदी की सहायक हैं हंसदेव, जोग, तेल, सुखतेल, ये महानदी की सहायक हैं। ठीक, आगे चले। अगला है रचना दोआब, ये हम बता चुके हैं। रचना दोआब की व्याख्या पिछली बार कर चुके हैं, किया है कि नहीं? और किस किस के बीच में था? रावी और चिनाब के बीच में था। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार वो देख लें। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की ये कौन सी सहायक है? कृष्णा नदी की भी कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? कौन सी है? घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ये इसी की सहायक है। आगे देखो, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है, तो नोट कर लेना यहाँ, ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलती है और जिस पहाड़ी का नाम है वो है सिहावा। हाँ, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में है। जल ग्रहण पूछा है, हाँ, तो नदियां तो बहुत दूर से पानी इकट्ठा कर लेती हैं, तो बात तो सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, हाँ बिल्कुल सही है, 858 के आसपास है, तो उतना तो लगभग तो लिखा ही हुआ है, तो इतना चलता है। ये अरब सागर में गिरती है, ये तो गधापन है इसका, ये तो कोई बता देगा कि महानदी कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, तो हम कर ही लेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। एक बात और, जो सतपुड़ा पर्वत है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो प्रमुख चोटी है, वो है धूपगढ़। कहाँ है? धूपगढ़। और इसी धूपगढ़ के समीप मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। इसे पंचमढ़ी क्यों कहते हैं? इसे पंचमढ़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि पंच पांडव यहीं आकर के बैठ जाते थे। पंच पांडवों का, जिनको, अच्छा, पांडवों को कितने साल का वनवास हुआ था? राम जी को कितने साल का हुआ था? 14 का। तो पांडवों को भाई 12, नहीं वो 12 सही बता रहा है। तो पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था, फिर 1 साल का उन्हें क्या हुआ था? अज्ञातवास। ठीक है, इसलिए पांडवों ने कुल मिलाकर के 13 साल बाहर बिताए थे, हस्तिनापुर में नहीं, बाहर। तो कभी समय मिलेगा तो महाभारत सुनाएंगे, सुनना जरूर। तो अभी के लिए पहले इतना। धूपगढ़ ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश में है। हमारे कंटक से नर्मदा नदी निकलती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी है, 1351 किलोमीटर लंबी है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंपल सी बात है, देखो क्या नर्मदा। कितने सिंपल सवाल आते हैं, एक आध तो ऐसा आता ही है कभी कभी उल्टा सीधा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी से विदाई लेते हैं, और ये हमारा अंतिम क्लास था प्रैक्टिस बैच के लिए। आगे जैसी जैसी स्थितियाँ होंगी वैसे वैसे हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।